चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी। सुनिए, चार्ज्ड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इन एनी बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसको कहते हैं हम चार्ज्ड बॉडी। ध्यान रखिएगा, चार्ज्ड बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होते हैं, जबकि न्यूट्रल बॉडी में ऐसा नहीं है। न्यूट्रल बॉडी में क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी बॉडी के लिए। और जब ऐसा होता है तो फिर वहां पर नेट चार्ज 0 हो जाता है, इसलिए बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी के नाम से जानते हैं। दूसरे इसमें खास बात यह है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीड करते हैं, या फिर इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं तो इसमें हमारे एक पंथ दो काज हो जाए। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड then body will become, यदि नेगेटिव चार्ज को हमने ऐड कर दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, then body will become negatively charged। और यदि हमने इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, एडेड और रिमूव्ड का कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं, हाँ या ना बताओ जल्दी से। एडेड और रिमूव्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? चार्ज्ड बॉडी है यदि हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है और यदि हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। क्या हम प्रोटॉन को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते क्या? बोलो, क्या कह रहे हैं? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? सर इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में होते लेकिन प्रोटॉन्स थोड़ी होते। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स तो आउटर शेल में होते हैं लेकिन प्रोटॉन थोड़ी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर शेल में होते हैं उनको निकालना और डालना आसान होता है, जबकि प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के भीतर होता है उसको निकालना और डालना दोनों ही चीजें बड़ी भारी होती है, उनमें एनर्जी का बहुत भयंकर खर्चा होता है, इसीलिए वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर हम ऐसा कर तो सकते हैं, इट इज पॉसिबल, हम ऐसा कर सकते हैं, पर करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर गुड इवनिंग न्यूक्लियर, सर। बड़े जल्दी आ गए तुम। अरे सर हम क्या बताएं सर, परेशान चल रहे हैं अभी बहुत। हम्म अभी सर नेट सेटल लेने गए थे, भी नेट सेटल वाला नहीं आया। हम वो हेडसेट लेके आए, वो हेडसेट नहीं चल रहा। कौन सा हेडसेट लिया है? अरे सर उसके हैं JBL के। JBL के तो अच्छे होते हैं, क्यों नहीं चल रहे? ऐसा पता, अरे सर उसमें कमी नहीं है, हमारे CPU के स्लॉट में कमी है। क्या कह रहा है? CPU का स्लॉट कार्ड, साउंड कार्ड नहीं है क्या? उसमें साउंड माइक कार्ड, काम नहीं कर रहा, माइक काम नहीं हाँ कर हाँ हाँ, मेरे CPU, मेरे कंप्यूटर उसमें भी नहीं काम कर रहा। लैपटॉप में तो काम कर रहा है लेकिन CPU है मेरे पास, में काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए उपाय ये होता है कि आप फोन के ऑडियो से कनेक्ट कर सकते हो। फोन के ऑडियो से कैसे करें सर? उसमें नीचे कंप्यूटर्स में अगर आप ऑन करते हो, क्लास कंप्यूटर में शुरू करते हो, तो वहां पर हाँ जहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन आता है ना, हाँ वहां पर आप उसमें कनेक्ट वाया फोन कर सकते हो, और वो कुछ 4 5 6 नंबर देंगे, +6 1 हाँ कर +6 करके ये करके, तो वो नंबर डायल करोगे और मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो उसमें लिखा रहेगा, अपनी मीटिंग में लिखा ही रहता है, जो आईडी हाँ और हाँ पासवर्ड रहेगा वो डायल करोगे तो तुम्हारा फोन से कनेक्ट हो जाएगा एज इट इज। हाँ, हम यही करेंगे। आ तो रहा था वैसे ये। ठीक है, ठीक है सर। वो जो ठीक है नंबर है ना उनमें प्लस लगाना, प्लस, जीरो की को थोड़ी देर दबाए रहते हो ना तो प्लस लग जाता है। जी जी सर। ओके। थैंक यू सर। तो अभी हम यहाँ पर चार्ज और न्यूट्रल बॉडीज के बारे में बता रहे थे। तो चार्ज बॉडीज वो होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होते हैं, और न्यूट्रल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो आमतौर पे ज्यादातर बॉडीज, सारी बॉडीज हमारी न्यूट्रल बॉडी होती हैं, लेकिन अगर हम कुछ प्रोसेस करते हैं, कुछ चार्जिंग के मेथड्स होते हैं, वो मेथड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। वो सर कुछ इसमें मेथड, न्यूट्रल बॉडी में जो आपने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएगा ना वहां पर? प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन इन अ बॉडी, सही बात है। हाँ, तो ये अब हम लोग इधर देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड।
ओके, वेरी गुड। चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी से बस इसमें अलग होती है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर नहीं होते हैं। अब तुम्हें न्यूट्रल बॉडी का एक बेहतरीन एग्जांपल बताएं। न्यूट्रल बॉडी का एग्जांपल है करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तुम लोग ने क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यानी कि वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यस और नो? यस सर। अच्छा भैया, अगर वायर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो करंट कह रहे हैं, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया कि करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई 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 रिटन दिस? वाई करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि सर उसके ऊपर प्लास्टिक शीट या कुछ ऐसा लगा रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा प्लास्टिक भी खुद भी चार्ज हो सकता है, पता तो प्लास्टिक को भी चार्ज किया जा सकता है। प्लास्टिक कैन आल्सो बी चार्ज्ड। तो सर दोनों मिलके कैंसिल आउट कर देते इसलिए न्यूट्रल हो जाता। अरे नहीं बच्चा, तुम समझ नहीं रही। ऐसा थोड़ी होता है न्यूट्रल हो जाता है, उसको दोनों मिलके कैंसिल आउट। कौन किसको मिलके कैंसिल आउट कर देता है? कौन किससे कैंसिल आउट कौन कर देता है? फिर से बोलो, तुम क्या कह रही थी? मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रही थी? सर हम ये कह रहे थे कि अगर करंट वायर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक का वो रहता ना, प्लास्टिक कवरिंग। हाँ, तो उस जो करंट पास करता हाँ, वायर में से, और जब चार्ज हो जाती प्लास्टिक जो कवरिंग रहती, तो वो दोनों कैंसिल आउट कर देते होंगे ना? नहीं 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 नहीं, वो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ती है ना, वो करंट का फ्लो बाहर होने से रोक लेती है। ऐसा नहीं होता कि वो खुद चार्ज हो। अगर वो करंट अगर कंडक्टिंग होती और खुद वो करंट से टच होने के कारण चार्ज हो जाता, तो फिर वो प्लास्टिक का यूज ही नहीं रहता। कोई प्लास्टिक क्यों लगाता कोई आदमी? अगर चार्ज का फ्लो प्लास्टिक में से हो रहा होता तो फिर क्यों कोई व्यक्ति प्लास्टिक क्यों लगाता? प्लास्टिक लगाते इसलिए है कि चार्ज का फ्लो अंदर से बाहर ना आए। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है, वायर के भीतर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्लो करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे पर, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन होता क्या है, भले ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वायर में, लेकिन वो नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेट नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी उसमें संख्या में बराबर, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर नहीं गया होता है या नए इलेक्ट्रॉन नहीं आए होते हैं। करंट कैरिंग वायर के भीतर क्या होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खुद ही बाहर निकल जाते हैं, अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकलते, ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ रहा? इसको कहते हैं ऑर्बिट से बाहर निकल जाने की घटना को, और हम लोग उन जो इलेक्ट्रॉन्स को इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं उनको हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हमारे चार्ज, वो जो मटेरियल है उससे बाहर होते हैं क्या? नहीं सर, वो होते कहाँ हैं? अंदर ही रहते, इंटरमोलिकुलर स्पेस में ही रहते हैं। तो अब जैसे तुम्हारे अंदर मतलब मटेरियल के भीतर जितने इलेक्ट्रॉन थे वो उतने के हैं ही हैं मटेरियल के भीतर, भले ही एटम में नहीं है। भाड़ में एटम से क्या करना है, मटेरियल से देखना है मटेरियल चार्ज है कि नहीं, ये पूछा मैंने। और उधर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भली भांति बैठे ही हुए हैं, उनको तो कोई निकाल नहीं पा रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मटेरियल के बराबर हो जाते हैं, इसलिए करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी कहलाता है। और ये वाली बात है कि जो चार्ज का कंडक्शन है और चार्ज होना, चार्जिंग है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक चार्ज का कंडक्शन नहीं करता, लेकिन प्लास्टिक चार्ज हो सकता है। कंघी वाला सुंदर सा एग्जांपल है अपने पास। कंघी को हम ऐसे करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस सर। यस सर। तो वो कंघी चार्ज हो गई होगी तभी तो वो अट्रैक्ट कर रही है, बिना चार्ज हुए कैसे अट्रैक्ट कर लेती? तो कंघी प्लास्टिक की, उसके बावजूद भी चार्ज हो जाती है, लेकिन वो चार्ज का फ्लो नहीं कराती। जैसे कि तुम उसको कंघी को पकड़े हुए रहते हो ना, उसके बावजूद भी कंघी तुम्हारे अंदर चार्ज को फ्लो नहीं करती। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें कर सकती है पर मुश्किल होता है। तो अब एक क्वेश्चन मेरे से पूछो, मतलब मैं पूछ रहा हूँ। पूछिए सर। अबे मैं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं
कि इन ऑर्डर टू चार्ज, अलग से क्वेश्चन है ये, charge any body plus 1 coulomb, how many electron should we add or remove from the body? बताएं कितने इलेक्ट्रॉन बॉडी में जोड़ने पड़ेंगे या हटाने? पहले तो ये बताओ, जोड़ने पड़ेंगे कि हटाने पड़ेंगे? पॉजिटिव करना तो हटाने पड़ेंगे। हटाने पड़ेंगे सर। पॉजिटिवली करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को उधर से रिमूव करना पड़ेगा। कितने रिमूव करना पड़ेगा ये कैसे पता चलेगा? सर 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का क्या कर देंगे? 1.6 10⁻⁻19 निकाल देंगे सर उसमें से। हाँ तो निकाल देंगे नहीं, हाँ, हाँ। हर एक इलेक्ट्रॉन कितना देता है हमें? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यदि एक हाँ। इलेक्ट्रॉन जाएगा, अरे शाबाश हाँ। प्रियंका, ये तुम्हें याद था क्या? यस सर। नहीं, याद नहीं करना था। जैसे हमें अगर Q करना है कितना, 1 कूलम, और Q 1 बाई हो बराबर, जाएगा सर वो। हाँ 1/, हो जाएगा। तो 1 कूलम बराबर 1 Ne हो जाता है। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/E बराबर n। बस सॉल्व कर लो इसे। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख लो, हो गया काम। सर 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 19। ठीक है सर। जी नहीं, गलत है पगला। क्यों गलत है सर? कैसे गलत है? वैसे गलत क्यों है? 1/1.6 इंटू 10⁻⁹19 को तुम सॉल्व कर रहे हो, कितना आ रहा सर है? उसे ऊपर का आएंगे तो सर प्लस का हो जाएगा ना 19 तो। 10 टू दी पावर प्लस 19 हो गया। सर 18 होगा सर 18। सर नहीं 19 ही रहेगा, और नीचे 1.6 रहेगा, उसको भी ऊपर ले जाओगे क्या? हाँ सर फिर उसको डिवाइड करो सर, फिर वो 10 हाँ। हाँ जाएगा सर तो देखो सही है सर यस हमारा। सर। क्या सही है तेरा? तू क्या कह मैं रहा था? गलत है उसका। सॉल्व करो इसे, कितना आएगा प्रिंस? क्यों रे प्रिंस, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं? प्रिंस कक्षा 12 का छात्र है। सभी भाइयों और बहनों, तो डिवाइड करेंगे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन नहीं हो रही तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सर हम बताएं? हाँ 62.5 into 10 to power 17। हाँ, एक ही बात है ना। नहीं सर मेरा अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। सर हमारा सही तो है सर, हम बता रहे हैं ना हमने कैसे करा। हाँ देखो सर हमने देखो 1 इंटू 10 की पावर 19 लिख लिया पहले। सही किया, हमने फिर 1 को देखो डिवाइड कर दिया 1.6 से, सही किया। तो हमारा 0.625 आ गया। फिर सही है, 0.625 इंटू 10 की पावर 19 सही तो आंसर है हमारा। सही है ना। मैंने कब कहा गलत है? तुमने पहले तो 1.6 कौन कह बोला रहा था था? ना। नहीं 1.6 का बोला था, 0.625 बोला था पहले भी हमने। अच्छा, वही हम क्या बहुत देर तुमने से यही बोला था? पक्का यही बोला था। ठीक है, तो तुम कैलकुलेटर से कर रहे थे? नहीं सर कैलकुलेटर से कहा, पेंसिल कॉपी कर रहे थे। व्हाट्सएप पर फोटो भेजे सर अभी हम। चलो ठीक है, अभी जो कुछ अगले क्वेश्चन आएंगे उनकी मंगाऊंगा मैं। हाँ ठीक है सर। हाँ, तो कहानी अब बढ़िया चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। हमने देख लिया चार्जिंग कैसे करते हैं, हमने देख लिया किसी बॉडी को डिस्चार्ज करना हो तो भी हम कर पाएंगे। जितनी उसमें चार्ज हो उतना ही चार्ज उसको दे दो तो वो नेट बॉडी हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसको हम डिस्चार्जिंग कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे आ जाते हैं हम, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग।
तो बड़े सिंपल सिंपल से एक दो मेथड्स हैं हमारे चार्जिंग के हमारे पास ज्यादा मेथड हैं भी नहीं ना, ऐसे कुछ ऐसा है कि आपके बहुत सारे वो भी आते हैं। एक मिनट, सर हम एक क्वेश्चन पूछे सर? बोलो बेटा। सर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था सर। बोल दो। अगर सर अपनी एक बैटरी है सर, हाँ अगर अपन उस बैटरी को अगर अपन हाँ वो करें, जैसे मतलब उसे अपन पॉजिटिव उसका टर्मिनल है, हाँ। उसमें वायर लगाकर अपन अगर ऐसे छोड़ दे एयर में, तो मतलब डिस्चार्ज क्यों हो जाती है वो? ऐसे बोलो। जैसे सर बैटरी होती है अपनी, हम्म, उसके अगर पॉजिटिव टर्मिनल में अपन ने एक वायर जोड़ दिया, हम्म। उसे अपन ने ओपन ऐसे ही रख दिया, मतलब उसे कनेक्ट करके ऐसे छोड़ दिया, फिर वो हवा में डिस्चार्ज लटका हो दिया। जाती बैटरी। क्या बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसा नहीं देखा कभी, ना थियोरेटिकली ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसमें कुछ ना कुछ वो मिस्टेक है। सर मतलब पता क्यों हो जाता है? हाँ, कोरोना लॉस के चक्कर में। अरे वो अलग चीज है कोरोना डिस्चार्ज, अब वो हमारा ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होते रहता है, मतलब कोरोना डिस्चार्ज केवल वायर में, बैटरी में और भी जगह होता है, वो सर अलग कोरोना चीज है। डिस्चार्ज भी होता? हाँ, अरे वो एक अलग चीज है, कोरोना मेथड है सर हमने पढ़ा था इसलिए पूछ लिया। हाँ, कोरोना डिस्चार्ज एक अलग चीज है, मैं अरे अब सर बताऊंगा। वायरस इसी से निपट नहीं पा रहे, आप चार्ज नहीं चढ़ा रहे हैं। नहीं, वो तो अलग, जो अभी है वो तो अलग चीज है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखिए, वो तो एक मेथड अपन को पता ही है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जब दो चीजों को फ्रिक्शन मतलब रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ड्यू टू हीट, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने एग्जिट ऑर्बिट को छोड़ के एक आइटम से, मतलब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं, उसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में केवल ऐसा है, एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के साथ टच में कराते हैं तो बॉडी हमारी चार्ज हो जाती है, दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो गया। ये दोनों ऊपर वाले इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, तीसरा वाला थोड़ा समझना है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का हिंदी मीनिंग किसी को पता है क्या? प्रेरण, प्रेरण का मतलब समझते हो क्या? इंडक्शन प्रेरण का मतलब समझते हो क्या? इंडक्शन प्रेरणा यानी लेना, प्रेरण कैसे, हाँ प्रेरणा लेना, प्रेरणा लेना का मतलब किसी सर को इंस्पिरेशन या इंस्पायर। इंस्पायर होना। अब अगर तुम किसी भी चीज से इंस्पायर होते हो या इंड्यूस्ड होते हो, तो वो फिजिक्स की भाषा में इंड्यूस, तो वो पता कैसे होता है, इंड्यूस होना कैसे होता है, उसमें आपको डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, केवल आप एक की इफेक्ट से ही इंड्यूस हो जाते हो। लेट्स सी हाउ वी कैन इंड्यूस एनी पर्टिकुलर बॉडी। देयर आर, सर जो 10th में था इंड्यूस्ड करंट, वैसे ही ना? नहीं 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 नहीं, इंड्यूस करंट अलग चीज है, यहाँ पर इंड्यूस चार्ज आएगा, इंड्यूस चार्ज अलग चीज है। देखो जरा, सर कंडक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में सर? कंडक्शन को कहते हैं चालन। अरे वाह। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात आती है हमारी, मान लेते हैं ये हमारी बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को हमें चार्ज करना है बिना किसी कांटेक्ट के, बिना फ्रिक्शन के, बिना कंडक्शन के। तो एक मेथड है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड कैसे काम करता है, लेट्स सी। हमने क्या किया, एक बॉडी पकड़ ली, ये चार्ज, ये न्यूट्रल बॉडी थी। स्टेप 1 में हमने क्या किया, न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेकर के आए, ये चार्ज बॉडी पे ऑटोमेटिकली पहले से मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज थे। अच्छा, कोई भी बॉडी न्यूट्रल होती है तो न्यूट्रल बॉडी में क्या चार्ज नहीं होते हैं? होते हैं सर। होते हैं मतलब सर। कोई भी बॉडी है न्यूट्रल भले ही है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होंगे ना। यस इक्वल सर। होते, इक्वल इक्वल। हम्म। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करता है। तो देखिएगा इधर, इसमें नेगेटिव चार्ज को देखते ही इस बॉडी के भीतर के पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और बॉडी के नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। ट्रू? यस सर। दिस इज आवर स्टेप 1, कंडक्शन का स्टेप 1। अब आते हैं अपन लोग स्टेप 2 पे। स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पर
सेम आइटम लिया अपन ने, सेम आइटम लिया, अब वो चार्ज ऐसे हो रखा था, मतलब उसमें नेगेटिव पीछे पीछे थे, पॉजिटिव उस की तरफ थे, अब आप कर दो इसकी अर्थिंग। डू वी नो एनीथिंग अबाउट अर्थिंग? क्या करते हैं अर्थिंग में, होता क्या है? तो अर्थिंग में सर जो सर वो बॉडी का एक्स्ट्रा चार्ज हटा देता फ्लो हो है। जाते हैं। हाँ, अर्थिंग में बॉडी के एक्स्ट्रा चार्ज निकाल देते हैं, जो जैसे कि भारी चार्ज लेने वाली चीजें होती हैं, मतलब जो भारी करंट लेती हैं, हाई पावर के आइटम होते हैं। घर में हाई पावर के आइटम कौन कौन से है तुम्हारे? फ्रिज, फ्रिज, चल आयरन, आयरन फ्रिज नहीं है हाई पावर का आइटम। आयरन फ्रिज की पावर कितनी होगी तुम्हारी? ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 250, 300 वॉट, 500 वॉट। हीटर हीटर हीटर, गीजर जो होता है लाइट वाला, गीजर हो गया, माइक्रोवेव आयरन हो ओवन, गया, माइक्रोवेव अवन हो गया, ये सब चीजें हाई पावर वाले आइटम होते हैं। कूलर भी एसी फ्रिज, मतलब फ्रिज से ज्यादा ही होता है। एसी हो गया, हाई पावर के आइटम है ये सारे। तो हाई पावर के आइटमों के तुम देख लेना, जो भी होते हैं उनके प्लग जो घुसाने वाले होते हैं वो 3 होते हैं। 3 मतलब 2 एक जैसे साइज के और एक बड़े साइज का। जो बड़े सर हमारे फ्रिज में सर 3 है सर। हाँ, फ्रिज में भी होते हैं ऐसे सब, बहुत सारे टेलीविजन में भी होते हैं। ये सब सेफ्टी मेजर है। वो जो तीसरा आइटम, तीसरा जो पिन होना ना, तीसरी पिन, मोटी वाली पिन, वो अर्थिंग वाली पिन होती है। मोटी हो जाती है तो ज्यादा चार्ज ले सकती है, वो एक्स्ट्रा चार्ज को पीछे करने के लिए होती है। ये हाई पावर वाले इंस्ट्रूमेंट में जरूरी होता है। फ्रिज में अगर तुम्हारे नहीं भी होगा तो कई बार चल जाता है, लेकिन जरूरी होता है हाई पावर में। फ्रिज भी 400-500 वॉट की रहती है, तो इतना ऐसा नहीं है कि 400-500 वॉट से तो कम रहती है मेरे हिसाब से। लेकिन फ्रिज में भी एक्स्ट्रा चार्ज आ सकता है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज जिसको हमें अर्थ करना पड़ता है, जिसको हमें भेजना पड़ता है बाहर, अर्थिंग होती है। फ्रिज में भी मस्त अर्थिंग लगी होती है, देखना ध्यान रख कि कोई अगर जब फ्रिज सर खराब हो। 1150 वॉट की होती है फ्रिज। 1150 वॉट की, वो भी हाँ, ज्यादा ही सर। है, कम थोड़ी है। 1150 वॉट ज्यादा ही है। तो आप जो भी हाई डबल पावर, है। हाँ जो भी हाई पावर की चीज, वो तो डिपेंड करता है कितने स्टार है फ्रिज। ओके, तो स्टेप 1 था हमारा, ये हो गया। स्टेप 2 था हमारा, ये हो गया। स्टेप 3, अब स्टेप 2 में जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे होगा क्या? माइनस चले जाएंगे सर अर्थ माइनस में। चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। बॉडी का चार्ज सर डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, बॉडी में नेगेटिव चार्ज जो था हमारा, वो बॉडी का भटा डिस्चार्ज हो जाएगा। बॉडी का नेगेटिव चार्ज चला जाएगा बेटा, केवल नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। पॉजिटिव तो चिपका रख, पॉजिटिव तो अट्रैक्शन की वजह से नहीं है। Attracted है। हाँ, अट्रैक्टेड है पॉजिटिव। तो होगा क्या फाइनली, अब बॉडी पर केवल और केवल कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज। और अब जो हमारे पास वो बॉडी आई थी उसको भी फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है हमें। रेड कलर की नेगेटिवली चार्ज बॉडी की हमें कोई जरूरत नहीं है, उसको भी हटा दो। तो हमने बॉडी को चार्ज कर लिया, बिना कंडक्शन के, बिना फ्रिक्शन के, बिना कांटेक्ट कराए हमने एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ मेथड नोन एज इंडक्शन मेथड। प्रेरित हो गई। ये जो ग्रीन वाली गोल बॉडी है ना, ये नेगेटिवली चार्ज्ड लंबी वाली बॉडी को देख करके प्रेरित हो गई और खुद भी चार्ज हो गई। अर्थिंग कराना एक जरूरी है। अच्छा, अर्थिंग कराने के कई सारे मेथड होते हैं। अभी हम आगे अर्थिंग को जरूर पढ़ने वाले हैं, उसकी अर्थिंग भी अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, तो आगे भी हम अर्थिंग को पढ़ेंगे। पर अर्थिंग कराने के साथ साथ आप अर्थिंग कराना और भी, जैसे कल मैंने आपको एक खेल बताया था। क्यों प्रियंका, तुम कह रही थी अपने भाई बहन के साथ करोगी, करी थी तुमने क्या? वो कुर्सी वाला एग्जाम्पल? नहीं अभी नहीं किया सर, अभी नहीं। कल सर बर्थडे था हमारे छोटे भाई का, तो इसलिए कल नहीं हुआ। चलो ठीक है, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे बोल देना उसको। अब इधर देखो ध्यान से मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अर्थिंग के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे वो मैंने एग्जांपल दिया था, अर्थिंग का बेसिक मीनिंग है आप
किसी भी चार्ज्ड बॉडी को एक ऐसे बड़े रिजर्वॉयर के साथ जोड़ दो जिसमें बड़े आसानी से चार्ज का फ्लो हो सके। अब वो बड़ा रिजर्वॉयर जरूरी नहीं है कि जमीन ही हो, जमीन के अलावा आप खुद हाथ से भी करके किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। अगर आप हाथ से करोगे तो भी आपकी बॉडी चार्ज, जैसे वो अर्थिंग हो सकती है। जैसे वो बच्चे वाला कल मैंने एग्जांपल दिया था, यदि बच्चा कुर्सी पे बैठे बैठे चार्ज हो जाए तो आप जब उसको टच करोगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ अर्थिंग विच यू आर डूइंग। अगर ये पेन है, पेन चार्ज हो गया हमारा, इस पेन को टच कर दिया मैंने, सर एक चीज समझने नहीं आई सर, अर्थिंग हो गई। हाँ बोलो। मतलब अर्थ होता जो अपना चार्ज ली कैसे लेता? अर्थ अर्थिंग का अर्थ 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 क्या है? अर्थ बहुत बड़ी है, पूरी सर। अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है। अब बहुत बड़ी है तो उसका रिलेटिवली पोटेंशियल जो है वो जीरो। पोटेंशियल यानी कि जैसे अर्थ पानी कैसे ले लेता है, अब तुमको नदियां हैं सारी समुद्र में क्यों जाती हैं, या फिर कोई भी हम पानी गिराएं ऊपर से वो हमेशा पूरे अर्थ में चला जाएगा और रहेगा वहीं पे। या समुद्र का बोलो, तुम समुद्र में इतनी सारी नदियां जाती हैं तो समुद्र का लेवल क्यों नहीं बढ़ता है पानी का। तो ये सब बातें जो हैं, अब वो रिलेटिवली बहुत बड़ा है अर्थ जो है। कोई भी बॉडी हमारे पास, कोई भी मशीन है, कोई भी कुछ है, उसके कंपैरिजन में अर्थ बहुत बड़ा है। तो इतने बड़े अर्थ से जब कोई भी चीज कांटेक्ट में आती है तो अर्थ इतनी बड़े होने के कारण उसका पोटेंशियल बहुत बहुत ज्यादा होता है, तो वो ले लेता है। पोटेंशियल ज्यादा करो, पोटेंशियल बहुत कम होता है। अभी आगे हम पोटेंशियल बताएंगे भी आपको। हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। बोलो बोलो। सर जैसे सर आपने एग्जांपल दिया था सर कि कोई बच्चे को सर कुर्सी पे बैठा के उसको चार्ज कर दिया, है ना, तो फिर सर अगर उसको अपन छुएंगे और लेकिन सर अगर अपन स्लीपर पहन के छुएं सर उसे, तो सर क्या करें? तो कुछ नहीं होगा। तो काय को लगेगा करंट? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ना सर। सर्किट कंप्लीट नहीं है। हाँ एक्सीलेंट। ठीक है सर। तो जी सर। सर्किट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। ये हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग हो गया। चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया हमारा। सबसे जरूरी जो हमारे में था, चार्जिंग किस तरीके से करेंगे, तो हम चार्जिंग बाय इंडक्शन करेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, पूछा जा सकता है। बोर्ड के एग्जाम में चार्जिंग बाय इंडक्शन स्टेप्स जो हैं डायग्राम के साथ आपको बनाने पड़ सकते हैं, लिखना भी पड़ सकता है पूरा का पूरा। मैं लिखवा तो नहीं रहा, तो आप इसको ऐसे ही समझ लो। ओके, तो ये हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन और मेथड्स ऑफ कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीन तरीके से हम लोग बॉडी की चार्जिंग कर लेते हैं। चार्जिंग हो गई हमारी, बॉडी में कितना चार्ज होता है, चार्ज हो गया। अब आते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला कूलम्ब्स लॉ। इसके पहले हम एक चीज और कर सकते हैं। कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं देखता हूँ इस बुक में मुझे मिलते हैं कि नहीं। पहले मेरे पास क्वेश्चन हैं कुछ, जैसे कि एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन और पूछ लें? बोल दो। तो सर जो अपनी मतलब जो लाइट होती है सर, जो इलेक्ट्रिसिटी, वो अपन एयर में फ्लो नहीं होती है सर, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एयर में फ्लो नहीं होती। जैसे अपने कूलर का सही वायर बात लिया, है, सही बात अपन है, डायरेक्ट सही मतलब प्लग बात में है। नहीं लगा सकते, मतलब जब तक वायर नहीं होगा जब तक अपन उसे चला नहीं पाएंगे। ठीक है, सही है, वेरी गुड। हाँ, तो मतलब पर है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो अपनी बिजली करती है, पर वो एयर में मतलब कैसे चली जाती है, मतलब एयर से हाँ हाँ, जो फ्लो बिजली कैसे करती है? वो बिजली कड़कती है वो वाली चीज ना। फ्लो कैसे तो करती है? हाँ। वो बिजली जो कड़कती है वो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। वो बिजली जो कड़कती है वो क्या होता है, चार्ज आपस में मिल रहे होते हैं। क्या है, आसमान में जब बादल आते हैं तो बादल आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो उनमें पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। उस पॉजिटिव चार्ज को देख के हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, मतलब ड्यू टू इंड्यूस हो जाता है। आगे 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 परत पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। या वो और ये भी मैं बता दूं तुम्हें कि हमारे यहाँ एक आयनोस्फीयर नाम की जगह भी है, जहां पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं। आयनोस्फीयर में खूब सारे चार्ज। यस सर। तो क्या रहता है, वो चार्ज पार्टिकल ऊपर पॉजिटिव हो जाते हैं, नीचे नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे ट्रीज वगैरह हैं वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं, घर की छतें हैं वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाती हैं। ऐसे हम है, हमारी खोपड़ी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो ये जैसे ही क्या होता है, जब वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको देख देख करके नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। और फिर जब नहीं हो पाता तो इतने वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जोर से खड़ाक से हमें आवाज भी आती है और खूब सारी चमकती हुई एनर्जी भी निकलती है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के मिलने के कारण, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो नेट जीरो चार्ज बनाते हैं।
नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो नेट जीरो चार्ज बनाते हैं, और वो जो जीरो चार्ज बनता है वो बनने के साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, जो हमें आवाज भी आती है और वो भी होती है, क्या कहते हैं उसको, लाइट भी चमकती है। दोनों फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। आया समझ में? बिजली का कड़कना कह रहे तुम। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एयर जो है इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर, बट स्टिल वी कैन मूव चार्ज थ्रू एयर और वैक्यूम। वैक्यूम और एयर जो हैं वो काफी बुरे कंडक्टर सर हैं। कैसे? अरे वही जैसे अभी हो रहा है, मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी है। आप बस उतनी ताकत का चार्ज डेवलप करना पड़ेगा आपको। जैसे वैक्यूम के अंदर दो प्लेटें डाल दो, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, ठीक। वैक्यूम के भीतर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगा दी, और आप उन दोनों प्लेटों पर एक पर पॉजिटिव चार्ज देते जाओ और एक पर नेगेटिव चार्ज देते जाओ, मानो ही मत, मतलब आप हद कर दो, बिल्कुल देते ही जाओ, तो भी वैक्यूम में वो दोनों एक दूसरे को वैक्यूम के थ्रू अट्रैक्ट कर लेंगे और चार्ज का फ्लो हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? गिवन इनफ चार्ज, और या फिर ऐसा बोले गिवन इनफ पोटेंशियल डिफरेंस, यू कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, एनीवेयर, ऑलमोस्ट एनीवेयर। चलो ऑलमोस्ट लगा देता हूं क्योंकि कुछ जगह है जहां पर हम नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट एनीवेयर। सर ये चीज समझ में नहीं आई सर। अरे मैं कह रहा हूं, अरे यार बड़ी बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर लो, तुम कहीं से भी कहीं के बीच में पानी मतलब चार्ज फ्लो करा सकते हो, कहीं से कहीं के फ्लो में। जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, पानी को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए अपन को? ऊंचाई और नीचाई। हाँ सर, डेंसिटी, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। हाँ नहीं, हाइट, केवल हाइट। वाटर फ्लो की बात कर रहे हैं हम, हवा की बात नहीं कर रहे हैं, वाटर फ्लो की बात कर रहे हैं। तो वाटर फ्लो करने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बस ऊपर से नीचे चाहिए। तो अगर आपको ऊपर से, उसी तरह यहाँ पर भी स्लोप चाहिए, बिल्कुल सही, स्लोप चाहिए हमें, स्लोप चाहिए हमें, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, केवल स्लोप चाहिए। तो आपका वो स्लोप बस कैसे भी करके आप, अगर मान लो कभी आपने स्लोप नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास स्लोप नहीं है, फिर भी आप वाटर का फ्लो करा सकते हो यदि आप बहुत ज्यादा पानी एक साथ छोड़ दो। भले ही जैसे आपके कमरा है मान लो, और कमरा आपके मिस्त्री ने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बनाया। सबसे बुरी आदत है गुस्सा हो जाए तो मनाओ नहीं, सीधी बात, गुस्सा हो है तो हो जान। हाँ यार प्रियंका। यस यार कितनी बार बताए हम तुमको कि क्लास पढ़ते टाइम पर आसपास किसी से चर्चा नहीं करते हैं। तुमको 3 घंटे भारी पड़ते हैं क्या खाली खाली अकेले में बैठने में? कितनी बार बताया मैंने, कितनी बार बताया? तुम छोटे बच्चे थोड़े ही हो जो कि तुम इस तरह से करते हो। तुमने देखा नहीं अभी क्लास 9th के बच्चे कितने सिंसियरिटी से पढ़ते हैं क्लासेस को, कितने तरीके से, बिल्कुल अकेले कमरे में बैठ करके। उनकी एक बार कोई मम्मी आई होंगी, बेटा कुछ खाना दे दे, मम्मी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पीछे मत आया करो। समझ में आ रहा है? बच्चा बोला मम्मी हम पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में नहीं आया करो आप, सर गुस्सा हो जाते हैं। तो वो बच्चा, मतलब ऐसा मुझे सुनाई दिया, और मुझे तुम्हारी क्या सुनाई दी, तुम किसी से किसी बारे में, किसी भी बारे में बात कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है मैं नॉनसेंस चीजें बता रहा हूँ। नहीं बच्चा, नॉनसेंस नहीं है ये, इन्होंने पहले पूछ लिया। 4 दिन बाद मैं यही बताने ही वाला हूँ। मैं जब तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट बताऊंगा, ये सब चीजें जब मैं तुम्हें बताऊंगा, तो ये सब एग्जैक्टली मैं सब चीजें बताऊंगा ही बताऊंगा। तो प्रियंका, मैं ध्यान रखना इस वाली बात को कि माइक जो है, या तो फिर माइक ही मत खोलो तुम, और अगर माइक खोल रही हो तो आसपास कोई होना नहीं चाहिए किसी हालत में। और क्लास तुम्हारी जब ही ढंग से हो पाएगी जब तुम अकेले बैठ करके क्लास पढ़ोगी। 50 लोगों में क्लास नहीं पढ़ पाओगी। बगल में उन्हें बैठा लिया, बातचीत कर रही है, इनसे बातचीत हो रही है, उनसे बातचीत हो रही है, ऐसे कुछ नहीं होता। चलो अब हम शुरू करते हैं। इधर ये बाकी बच्चे सही से पढ़ते हैं, आर्यन सही से पढ़ता है, ईशा जैन सही से पढ़ती है, हम भी सर। तुम तो हरामखोरी कई बार कर देते हो हैं, लेकिन फिर भी रिलेटिवली मैं बता रहा हूँ सर हम बहुत अच्छे आंसर देते हैं ना सर। अब हम यहाँ पर बात जो कर रहे थे, तुमने कहा कि सर मेरे को समझ नहीं आया कैसा। तो मैं कह रहा हूँ जैसे कि अगर हमारे पास फ्लोर है
एक फ्लोर है वो एकदम हॉरिजॉन्टल और मस्त सी फ्लोर है, तो क्या हम उस बढ़िया सी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर पानी का फ्लो नहीं करा सकते क्या? करा सकते हैं ना सर। ऑफ कोर्स करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम गिवन इनफ, उसके लिए हमें इनफ वाटर सप्लाई देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? कि तुम 2 बूंद पानी डाल दो और सोचो एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा? नहीं सर। ज्यादा पानी डालना पड़ेगा ना, इतना तो पानी दो यस सर सर। जितना फ्लो हो तब तो सके। फैलेगा। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि यदि तुम्हें एक बॉडी से दूसरे बॉडी, तुम्हारे पास मान लेते हैं 2 बॉडी हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तुमको चार्ज का फ्लो कराना है, तो तुम Q का फ्लो एक जगह से Q इधर से इधर फ्लो करा सकते हो, कहां पर भी, वैक्यूम में भी, लेकिन वो तब जब ये Q इनफ हो। इस चार्ज को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, समझ गए? वी कैन डू दैट, हम चार्ज का फ्लो करा सकते हैं। इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट इंसुलेटर। तुम बाजार से इंसुलेटर, हीट वाला इंसुलेटर्स भी होते हैं। तुम जैसे मेरे पास पानी की एक 800 रुपया वाली बोतल है, उस पानी की इतनी महंगी खरीदी मैंने अपनी लाइफ में, और उस पानी की बोतल इसलिए खरीदी क्योंकि वो गर्म रहे या ठंडा रहे। तो जैसे मैंने सुबह उसमें ठंडा पानी भरा तो शाम तक मुझे ठंडा तो मिलता है, लेकिन मैंने अगर भरा उसे पानी 2 डिग्री से पर पानी भरा है, तो वो शाम तक होते होते 3 डिग्री, 2.5 डिग्री, 4 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठंडा तो है, लेकिन वो फिर भी टेम्परेचर में कुछ ना कुछ उसके वो दिक्कत, वो चेंजेस आ जाते हैं। क्यों? वो तो इतनी अच्छी बोतल है। तो आप परफेक्टली इंसुलेट बोतल को नहीं कर सकते, हीट का ट्रांसफर होता ही होता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट में भी परफेक्ट इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिक चार्ज में परफेक्ट इंसुलेटर एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज का फ्लो होता ही होता है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। क्लियर है? उसके लिए हो सकता है आपको बहुत भयंकर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़े, लेकिन आपको चार्ज का फ्लो हो ही जाएगा वहां पर। तो अभी हम लोग ये पढ़ लिया, हमने हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ लिए। इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल जो हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं, ध्यान रखिएगा। मान लिया हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। कम ज्यादा हो सकते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर इनके बीच की दूरी, लेकिन दूरी अपन लेंगे सेंट्रल दूरी, सेंटर से सेंटर के। अब ये पार्टिकल है तो इनमें तो सेंटर फेंटर कुछ होता ही नहीं है, पॉइंट ही होते हैं। सेंट्रल डिस्टेंस जो हमको दी गई है वो दी गई है स्मॉल r। when two charged particles of charges having charges q1 and q2 are placed close to each other at a certain distance r, then they may attract or repel each other, but with the force which is equal and opposite in both of them. For an example, यदि ये एक दूसरे को मान लेते हैं रिपेल कर रहे हैं, तो यदि ये रिपेल करेंगे तो Q1 पर अपोजिट चार्ज लगेगा और Q2 पर इसके अपोजिट लगेगा, परंतु इनकी वैल्यूज जैसे F, इस पर लगा F1 और इस पर लगा F2, तो आ जाते हैं हम कूलाम्स लॉ करने। कूलाम्स लॉ, तो according to Coulomb's law, when two charged particles are placed close to each other, when charged particles are placed close to each other,
two charged particles are placed close to each other, then they exert electrostatic force on each other which is equal and opposite to each other जो they exerts electrostatic force on each other which is equal and opposite to each other, जो कि equal होता है परंतु opposite होता है एक दूसरे के. This force is, अब काम की बात, this force is, एक मिनट, हाँ चल ठीक है. This force is number 1 directly proportional to the product of these charges, directly proportional to the product of these charges, यानी कि F जो लग रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के. दूसरा, it is inversely proportional to the square of distance between them. It is inversely proportional to the square of central distance between them. ठीक है, तो ये उसके proportional to the square of central distance between them, central distance उनके बीच की central distance के it is inversely proportional होता है. तो इसको अब हम लिखेंगे तो F proportional to 1 upon R square. अगले पेज पर आते हैं, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. Okay. Finally, F proportional to Q1 Q2 upon R square. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, एक कैपा कांस्टेंट K लगाया, Q1 Q2 upon R square. Here this kappa constant K is written as 1 upon 4 pi epsilon naught, जिसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power -9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर. इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है इसको अपन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि हमारे दोनों चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ था, खाली जगह थी. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये एक कांस्टेंट होता है. ये कांस्टेंट डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर मटेरियल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का विस्तार हो सकता है. मतलब आपने चार्ज रखा 5 कूलाम का हवा में, 5 कूलाम का पानी के भीतर, 5 कूलाम का रेत के भीतर, 5 कूलाम का तेल के भीतर. तो आपने अलग अलग जगह सेम 5 कूलाम का चार्ज रखा और आपने फिर देखा कि इस 5 कूलाम के चार्ज के कारण जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बननी थी
वो कहाँ है? तो आपने देखा यार सबसे ज्यादा तो बनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड काय में, खाली जगह पर, वैक्यूम में, फिर एयर में, और फिर ऐसे ऐसे करके अलग अलग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बन रही है वो अलग अलग। या फिर और दूसरा तरीका है, 5 कूलाम के चार्ज के साथ आप 2 कूलाम का चार्ज और रख दो, तो आप क्या देखोगे, 5 और 2 कूलाम का चार्ज को आपने 1 मीटर की दूरी पर रखा हवा में, 1 मीटर की दूरी पर रखा पानी में, 1 मीटर की दूरी पर रखा उन्हें कहीं और पर, तो आपने देखा कि उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है? फोर्स एक दूसरे के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लग रहा है। आपने दूरी चेंज नहीं की, आपने चार्जेस की वैल्यू चेंज नहीं की, यानी कि मीडियम चेंज करने पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है, फोर्स अलग अलग लगने लगता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी इज अ कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मीडियम बदलने पर ये बदल जाता है। तो फाइनली अब आप लिख सकते हो इसको, फोर्स जो लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। This is the Coulomb's law. Coulomb's law is also known as inverse square law, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए इसको अपन इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F equals to K Q1 Q2 upon R square. Here K is equals to 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 power minus 9, ये वैल्यू फिक्स है। अच्छा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स है, मैंने लिखी नहीं, ये होती है 8.85। हाँ सर आ गए सर। क्या आ गए? फोन स्विच ऑफ हो गया था सर, बहुत बढ़िया। दूसरे फोन से आया सर। 8.85 to 10 power minus 11 12 होती सर। 12 सर, ये कौन सा टॉपिक आ गया 12। सर? टॉपिक कौन सा है ये? अरे देखते रहो, -12 क्या, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये टॉपिक है हमारा चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एनी प्लेस क्लोज टू ईच अदर। तो कूलाम्स लॉ हमसे कहता है व्हेन टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर देन दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर व्हिच इज इक्वल इलेक्ट्रिक एंड पास हो सकता है सर इसमें? हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक पास होगा ना सर इसमें? क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लो। अरे यार काहे का इलेक्ट्रिक फ्लो होगा बाबा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इनके बीच में, कहाँ इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, कहाँ चार्ज का फ्लो करा रहे हो तुम, नहीं कराना है फ्लो चार्ज का। तो दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच अदर व्हिच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, और ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के 1/, के मतलब 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को लिखते हो अपन लोग कैपा कांस्टेंट। कैपा कांस्टेंट की जो वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ और यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये तो मैंने यहीं से बना दी, ये न्यूटन होता ही है, न्यूटन के साथ मीटर को ले गए, कूलाम को नीचे ले गए, तो 2 कूलाम थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है स्पेसिफिकली ये मीडियम का कांस्टेंट है, ये आपको ये बताता है कि आपके इस मीडियम में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगी। अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग फैलती है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई लोग। अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपकी आती है सेम चार्ज के कारण सेम दूरी पर, या फिर दूसरे तरीके से आपने कूलाम्स लॉ में देखो, दो डिफरेंट चार्जेस हैं Q1 Q2 सेम r दूरी पर, अलग अलग मीडियम में ले जाओगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी अलग अलग होगा, एक कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। यहाँ पर जो कांस्टेंट है जो ध्यान देने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है परमिटिविटी। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू 8.85 10 12 होती है, लेकिन आपको इससे मतलब नहीं है, परमिटिविटी अलग अलग मीडियम की अलग अलग आती है। ये जो फाइनली है आपका फोर्स आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें एक चीज है, इसका हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म का मतलब डायरेक्शन भी दिखाना है।
वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर है तो डायरेक्शन बतानी, डायरेक्शन है तो पोजीशन बतानी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक वेक्टर बनाते हैं, मतलब एक हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जनरली बना दिया। पोजीशन, एक्स की पोजीशन एक्स एक्सिस में, वाई की पोजीशन वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। जो आपके दो चार्जेस रखे हुए थे Q1 और Q2, ये चार्जेस रखे हैं किधर, एक चार्ज रखा है इधर, तो इस चार्ज की अपनी पोजीशन भी होगी। सर कल बता देना सर वेक्टर फॉर्म। भाई कहाँ जाना है? अरे सर हम आए हैं सर, वो नेट सेटल वाले भैया आए, अभी उसी में बिजी है हम सर, कुछ नहीं कर पा रहे। चलो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, भैया से बोलो 2 मिनट रुक जाए। तो वो जा भी रहे। अरे यार अब हम नहीं कराएंगे ना तो फिर हमें कल दोबारा बनाना पड़ेगा सब कुछ। तो इसकी पोजीशन जो है वो हम लोग लिखेंगे R1 वेक्टर, इसकी पोजीशन जो है वो लिखेंगे R2 वेक्टर। किस किस की है? Q1 और Q2 की। अरे सर हमें इसमें बहुत डाउट रहते, वही तो पूछेंगे आपसे। चलो ठीक है, अब कल करते हैं हम क्लास। टाइम भी हो गया अपना, 5-7 मिनट, 8 मिनट लेट भी हुई थी क्लास शुरू। सर अब मैं Thank you, स्वयं sir. की, सर एक काम करोगे सर आप बोलो बेटा। अब स्वयं के फोन पर मैथ वाली सर की लिंक भेज देना। मैथ वाले सर की क्लास नहीं आ पाएगी बेटा, आज मैथ वाले सर बीमार हैं। चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है फिर तो। नहीं नहीं नहीं, कौन से 12th की मैथ वाले सर की कह रहे हो हाँ क्या? 12th वाले सर। हाँ तो 12th, चलो वो उनका तो भेज दिया होगा उन्होंने, देख लेता हूँ, मैं भेज दूंगा। ओके सर। हाँ, ठीक। स्वयं के सर आज बीमार है। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। ओके भैया, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। कल करेंगे, ये थोड़ा बड़ा भी है, इसमें 15-20 मिनट लग जाएगा ना, इसलिए अभी कभी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। ईशा, और बताओ ईशा क्या चल रहा है सब? सर बढ़िया चल रहा है सर। क्लासेस सही चल रही? मैडम ने अभी ऐसे पढ़ाना शुरू किया मैडम ने कि नहीं? नहीं किया। क्यों, मैडम ने खरीदा नहीं, वो आ नहीं गया? नहीं, मैडम का पता नहीं होता, मैं बोर्ड पे पढ़ा रही। थोड़ा सा मुश्किल भी है पता है, ये काम करना है इस पे, जब तक आपको आदत नहीं हो तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब हम लोग को मनीष सर तो कर ही नहीं पाएंगे। मनीष सर तो छोड़ दो, तो मनीष सर तो अभी नहीं कर पा रहे होंगे उससे, बाकी तो क्या करेंगे। मनीष सर की तो बात ही अलग है। चलो ठीक है। तो मनीष सर के बैच में अभी भी उतने ही बच्चे आ रहे हैं पूरे जितने आते थे? हाँ सर, और भी आ गए बहुत सारे।